सेनापति भुजंग को इतने सारे सैनिकों के साथ यूं अपने कक्ष में देख राजकुमार पब्बत के चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। वो डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि सेनापति भुजंग राजा धनानंद के विश्वास पात्रों में से एक थे और यह निश्चित था कि अगर उन्होंने चाणक्य को यहां देख लिया तो वो अभी जाकर यह बात राजा धनानंद को बता देंगे कि मगध का राजकुमार, वहां का भावी राजा, उनके ही विद्रोही के साथ मिला है। इस विषम परिस्थिति में फंसा पब्बत जैसे ही सहमी नजर से चाणक्य की तरफ मुड़ा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि आचार्य चाणक्य वहां उपस्थित ही नहीं थे। चाणक्य सेनापति भुजंग और सैनिकों के आने की आहट पहले ही सुन चुके थे, इसलिए सबकी दृष्टि से बचकर वो तुरंत ही कक्ष में ही एक पर्दे के पीछे जाकर छिप गए थे। आचार्य चाणक्य को कक्ष में ना देख पब्बत ने राहत की सांस ली। भुजंग ने एक नजर कक्ष में दौड़ाई तो देखा कि पब्बत के अलावा वहां और कोई नहीं था। उन्होंने तुरंत ही सैनिकों को वहां से जाने का आदेश दिया और खुद आगे चलकर पब्बत के पास आए और उनका अभिवादन किया। राजकुमार पब्बत को इस तरह शांत देख सेनापति भुजंग हैरानी में बोले, युवराज, आप ठीक तो हैं? और आपके महल में इतना अंधेरा क्यों है? सेनापति की बात सुनकर पब्बत उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए बोला, सेनापति जी, मेरा स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ है, इसी कारण मैंने आज शीघ्र ही दिए बुझवा दिए ताकि आराम कर सकूं। लेकिन आप कहें, अचानक मेरे कक्ष में आने का कोई विशेष कारण? सेनापति भुजंग गंभीर स्वर में बोले, जी राजकुमार, सूचना मिली है कि महाराज धनानंद को चुनौती देने वाला कपटी ब्राह्मण चाणक्य इस समय मगध में ही है। वो यहां किस प्रायोजन से आया है यह किसी को भी नहीं पता, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सभी को चौकन्ना होने के लिए कहा गया है। मैंने आपके महल की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है या किसी भी व्यक्ति पर संदेह होता है तो आप तुरंत मुझे सूचित कीजिएगा। ठीक है सेनापति जी, अगर मुझे कुछ पता चला या परेशानी हुई तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। अभी आप जा सकते हैं, पब्बत ने आदेश देते हुए कहा। यह सुन सेनापति भुजंग ने पब्बत के आगे शीश झुकाया और कक्ष से बाहर जाने के लिए मुड़े ही थे कि तभी उन्हें पर्दे के पीछे किसी के होने का आभास हुआ। वो उस तरफ मुड़े और धीमे कदमों से पर्दे की तरफ बढ़े। जैसे जैसे भुजंग के कदम पर्दे की ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे राजकुमार पब्बत की सांसें अटकने लगी थी, क्योंकि वो समझ चुका था कि चाणक्य उस पर्दे के पीछे ही छिपे हैं। पर्दे के पास पहुंच सेनापति एक पल के लिए रुके और फिर अपने बाएं हाथ से पर्दे को हटाने वाले थे कि तभी राजकुमार पब्बत लगभग चिल्लाते हुए बोला, सेनापति जी, हम आपसे पहले ही कह चुके हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हमें काफी थकान भी महसूस हो रही है, इसलिए आप शीघ्र ही यहां से चले जाएं। भुजंग का हाथ हवा में ही रुक गया। वहीं पर्दे के पीछे खड़े चाणक्य ने चैन की सांस ली। भुजंग क्षमा मांगते हुए बोला, क्षमा कीजिए युवराज, मैं सिर्फ आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं, आप विश्राम कीजिए, मैं चलता हूं। यह कहकर भुजंग पब्बत के कक्ष से बाहर निकल गए। उनके जाते ही पब्बत अपने कक्ष के द्वार तक आया और एक बार द्वार के बाहर देख उसने यह सुनिश्चित किया कि यहां कोई और तो नहीं। पूरी तरह से तसल्ली करने के बाद उसने कक्ष का द्वार बंद किया और कक्ष के भीतर आकर आचार्य चाणक्य को आवाज दी, आचार्य, खतरा टल चुका है, कृपया सामने आ जाए। पब्बत की बात सुन आचार्य पर्दे के पीछे से निकलकर उसके सामने आए और बोले, मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। पब्बत विनम्रता से बोला, धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है आचार्य, लेकिन अब आपका यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। मुझे लगता है आपको तुरंत ही मगध छोड़कर चले जाना चाहिए। चाणक्य थोड़ा चिंतित होते हुए बोले, ये इतना आसान नहीं है। मैंने सेनापति भुजंग की बातें सुनी। अगर उन्होंने जल महल की सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी है तो उसका सीधा मतलब है कि उन्होंने मगध की सीमा पे भी कड़ी सुरक्षा बिठा दी होगी। मुझे अब मगध से निकलने के लिए तुम्हारी मदद की आवश्यकता पड़ेगी। उनकी बात सुन पब्बत कुछ सोचते हुए बोला, आचार्य, आप चिंता ना करें, मगध की सीमा से आपको सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी अब मेरी है। आप मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए। चाणक्य ने आखिरकार राजकुमार पब्बत को अपने विश्वास के घेरे में ले ही लिया था। वो अपनी इस विजय पे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वहीं पब्बत चाणक्य से काफी हद तक प्रभावित हो चुका था। उसे जैसे चाणक्य में अपने जीवन का उज्जवल भविष्य दिखने लगा था। चाणक्य ने जिस तरह उसे भारतवर्ष के सम्राट बनने का सपना दिखाया था
वो सपने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार था। इधर तक्षशिला में अपनी आज की शिक्षा खत्म कर चंद्रगुप्त छात्रावास पहुंचा। अपने वस्त्र बदलकर उसने छात्रावास की कोठरी से एक कंबल लिया और अपने कक्ष में जाकर जमीन में बिछे अपने बिस्तर पे लेट गया। बिस्तर पे लेटते ही वो एक झटके में उठकर खड़ा हो गया। उसका बिस्तर पूरा गीला था। तभी वीरसेन और उसके साथी जोर जोर से हंसते हुए उसके सामने आए। उन्हें हंसता हुआ देख चंद्रगुप्त समझ गया कि ये इन्हीं की शरारत है। हंसते हंसते वीरसेन ने पूछा, क्या हुआ सम्राट, आपको कोई परेशानी है? तभी एक दूसरा छात्र बोला, बेचारे सम्राट चंद्रगुप्त का बिस्तर जलमग्न हो गया। और यह सुनकर वहां मौजूद सभी छात्र जोर जोर से हंसने लगे। चंद्रगुप्त ने उनकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो अपने बिस्तर से उठा और उन सब की तरफ ध्यान न देते हुए वहां से बाहर चला गया। उसे बाहर जाते देख उनमें से एक छात्र बोला, ये बाहर कहां चला गया? वीरसेन ने तंज कसते हुए कहा, शायद सम्राट आज तारों की छांव में सोना चाहते हो। सारे छात्र एक बार फिर हंसने लगे और थोड़ी देर घूमने के लिए छात्रावास से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद चंद्रगुप्त सूखी घास का एक गट्ठर उठाकर लाया और उसे अपने बिस्तर के स्थान पर बिछा लिया। कुछ समय बाद जब वीरसेन और उसके साथी छात्रावास लौटे तो चंद्रगुप्त को घास के ऊपर दिए गए रोशनी में अपना अध्याय पढ़ते देख चिढ़ गए। उन्हें तो लगा था कि आज रात भी चंद्रगुप्त की नींद खराब कर देंगे, पर चंद्रगुप्त ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर उनको मात दे दी थी। कुछ ही समय में जब सब छात्र सोने लगे, चंद्रगुप्त ने भी अध्याय खत्म कर दिए को बुझा दिया और सोने के लिए लेट गया। कुछ ही समय में उसे नींद आ गई। छात्रावास में अब सन्नाटा पसरा पड़ा था। कुछ देर की प्रतीक्षा के बाद वीरसेन के इशारे पर दो छात्र उठे और चंद्रगुप्त का कंबल खींचने के लिए उसकी ओर बढ़े। वो चंद्रगुप्त के पास गए तो देखा कि वो कंबल ओढ़े सो रहा है। उनमें से एक ने पिछली बार की तरह खिड़की खोल दी और दूसरा बड़ी सफाई से चंद्रगुप्त का कंबल सरकाने लगा, पर कंबल था कि सरकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस छात्र ने दोबारा कोशिश करते हुए कंबल खींचने के लिए थोड़ा और जोर लगाया, लेकिन कंबल फिर भी नहीं सरका। कंबल के अंदर सर छुपाए चंद्रगुप्त हंस रहा था, क्योंकि उसने उस कंबल के दोनों सिरों को अपनी उंगली से बांध रखा था। खींचकर वो छात्र अंधेरे में ही वीरसेन के पास पहुंचा और तभी आवाज में उससे बोला, पता नहीं कंबल के साथ क्या कर रखा है, खिसक ही नहीं रहा। वीरसेन का दांव फिर खाली गया। अब उसने कुछ सोचते हुए अपने पास रखा पानी का लोटा उठाया और उसे देते हुए कहा, इसका बिस्तर गीला किया था, अब इसको कंबल के साथ ही जलमग्न कर दो, जाओ। लोटा देते हुए वीरसेन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वीरसेन से लोटा ले वो छात्र दबे पांव चंद्रगुप्त की ओर बढ़ा कि तभी उसके मुंह से चीख निकली, जिसे उसने किसी तरह से दबाया। उसने नीचे देखा तो उसके पांव में कांटा चुभा था। एक पांव को ऊपर किए उसने जैसे तैसे संतुलन बनाया, लेकिन तभी दूसरे पांव में भी कांटा चुभ गया। इस बार वो अपने को संतुलित नहीं कर पाया और वो लोटा उसके हाथ से छूटकर उसके साथी राजकुमार के ऊपर जा गिरा और उसका कंबल भीग गया। चंद्रगुप्त को शंका थी कि कंबल न सरका पाने की वजह से वो अब किसी नई युक्ति के साथ वापस लौटेगा, इसलिए उसके जाते ही चंद्रगुप्त ने अंधेरे का फायदा उठाकर अपने से थोड़ी दूर कुछ कांटे फेंक दिए थे। लोटा लिए उस छात्र को अंधेरे में वो कांटे नहीं दिखे, जिसका और भी विषम परिणाम उसे अब पता चलने वाला था, क्योंकि पानी जिस राजकुमार पर गिरा वो इन सबसे अनजान गहरी नींद में सो रहा था। पानी गिरने से उसकी नींद टूट गई और वो गुस्से में अपने ही साथी से जा बढ़ा और इस तरह दोनों मित्रों में झगड़ा शुरू हो गया। यह देख वीरसेन का खून खौल उठा, लेकिन गुस्से में वो झगड़ा सुलझाने के बजाय अपना कंबल तान सोने चल दिया। उन दो दोस्तों को आपस में लड़ता देख चंद्रगुप्त मंद मंद मुस्कुरा रहा था। जहां चंद्रगुप्त ने अपनी सूझबूझ से अकेले ही अपना बचाव कर लिया, वहीं अगली सुबह चाणक्य पब्बत के दिए भरोसे पर वेश बदल मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के प्रवेश द्वार के सामने था। प्रवेश द्वार पर दोगुनी सुरक्षा देख उन्हें अचंभा नहीं हुआ। वहां का माहौल ठीक उनके मगध प्रवेश के दिन जैसा था। बाहर जाने के सभी मार्ग बंद कर दिए गए थे और सिर्फ मुख्य द्वार ही आवाजाही के लिए खुला था। चाणक्य ने द्वार के चारों ओर नजर दौड़ाई तो देखा कि राजहंस को मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर बने एक छोटे से गुंबद पर बिठाया गया था और वो वहीं से बैठकर वो आने जाने वालों को ध्यान से देख रहा था। आचार्य चाणक्य थोड़ी सतर्कता के साथ प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो सेनापति भुजंग उन्हें रोकते हुए बोले, अपना परिचय और यहां आने का उद्देश्य बताओ। चाणक्य उत्तर देते हुए बोले,
जी मैं एक वैद्य हूं और मैं गांधार राज्य से यहां अपना व्यवसाय जमाने आया था। सेनापति भुजंग ने चाणक्य को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखा और सख्त होते हुए बोले, लेकिन अभी कहां जा रहे हो? चाणक्य ने बड़ी नरमी से उत्तर देते हुए कहा, कुछ औषधियां कम पड़ गई हैं, उन्हें लेने वापस गांधार जा रहा हूं। सेनापति भुजंग ने एक सैनिक को इशारा करते हुए चाणक्य की तलाशी लेने को कहा। सैनिक आगे बढ़ा और उसने चाणक्य से उनकी पीठ पे लटका झोला मांगा। उसने झोले की अच्छी तरह से जांच की तो उसे सिवाय जड़ी बूटियों के और कुछ नहीं मिला। सैनिक झोले को सेनापति को दिखाते हुए बोला, सेनापति जी, इनकी झोली में जड़ी बूटियों के अलावा कुछ नहीं है। सेनापति ने एक नजर चाणक्य की ओर देखा, लेकिन उनके मुख के भाव सामान्य थे। फिर कुछ सोचते हुए वो बोले, इनके वस्त्रों और पगड़ी की तलाशी लो। ये सुनते ही चाणक्य के माथे पर बल पड़ गए, लेकिन वो अपनी चिंता को छुपाते हुए बोले, क्या बात है, अब बाहर जाने वालों की भी तलाशी ली जाएगी? मैं तो साधारण वैद्य हूं, भला मेरे पास क्या हो सकता है? उसकी बात सुन भुजंग बोले, आपसे किसी ने कुछ पूछा या बोलने के लिए कहा? चुपचाप खड़े रहो और अपनी तलाशी दो। सेनापति का आदेश सुनते ही सैनिक चाणक्य के कपड़ों की तलाशी ले उनकी पगड़ी की तरफ बढ़ा। चाणक्य का भेद खुलने के बीच अब कुछ बचा था तो वो थी उनकी पगड़ी। उनकी पगड़ी खुलते ही उनकी शिखा के खुले बालों को देख उनकी तुरंत पहचान हो सकती थी। गुंबद में बैठा राजहंस भी चाणक्य पर नजर गड़ाए बैठा था। उसे उनका मुख देख शंका होने लगी थी। कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि वैद्य के भेष में यह आदमी और कोई नहीं, चाणक्य ही है। लेकिन किसी की गलत पहचान करने का अब उसमें साहस नहीं था। फिर भी कुछ सोचते हुए गुंबद से नीचे की तरफ भागा वो। इधर चाणक्य की तलाशी ले रहा सैनिक उनकी पगड़ी खोलने ही वाला था कि तभी महल का एक सैनिक अपने घोड़े को भगाते हुए वहां आया और बोला, अरे वैद्यराज, आप अभी तक यहां से गए नहीं? महल के सैनिक को देख सेनापति भुजंग बोले, क्या तुम इन्हें जानते हो? सैनिक ने उनका अभिवादन किया और बोला, अच्छी तरह से। इन्होंने कल राजकुमार पब्बत की रक्षा की। कल जंगल में आखेट करते हुए राजकुमार ने कोई जंगली फल खा लिया था और जब रात्रि को उनका स्वास्थ्य अचानक खराब होने लगा तो राजगुरु की अनुपस्थिति में इन्होंने ही राजकुमार का इलाज किया। राजकुमार का स्वास्थ्य अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, जिसके लिए इन्हें तुरंत ही गांधार से एक विशेष किस्म की स्वर्ण भस्म लानी है, इसलिए इन्हें जाने दिया जाए। तभी राजहंस भी वहां पहुंच गया, लेकिन महल के सैनिक की बात सुन उसने चुप रहना ही उचित समझा। सेनापति भुजंग को भी बीती रात की बात याद आई, जब राजकुमार पब्बत ने उनसे कहा था कि उन्हें अपना स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी पुष्टि करने के लिए सेनापति ने सैनिक से पूछा, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है या कोई संदेश? सैनिक ने उन्हें राजमहल से आया हुआ एक सूचना पत्र दे दिया, जिसमें लिखा गया था कि वैद्यराज को किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाए और उन्हें बिना रोके मगध की सीमा से बाहर जाने दिया जाए। सूचना पत्र के अंत में राज्य की मुहर भी लगी थी। राजसी पत्र देख राजहंस की सांसें अटक गई। उसके चुप रहने के निर्णय ने आज उसे बचा लिया था। अगर वो पत्र मिलने से पहले उस वैद्य को चाणक्य बता देता तो पत्र देखने के बाद सेनापति भुजंग इस बार उसके शीश को उसके धड़ से अलग करने में जरा सा भी ना हिचकिचाते। इससे पहले कि सेनापति की नजर उस पर पड़ती, वो चुपचाप वापस गुंबद की ओर पड़ गया। राजसी पत्र पढ़कर भुजंग को विश्वास हो गया कि यह वैद्य ही है। उसने अपने व्यवहार के लिए चाणक्य से क्षमा मांगते हुए कहा, क्षमा कीजिए वैद्यराज, असल में एक दुश्मन मगध में घुस आया है और उसकी तलाश में हमें हर व्यक्ति की तलाश ही लेनी पड़ रही है। आप जा सकते हैं, मैं आपकी मंगल यात्रा की कामना करता हूं। उन्होंने तुरंत आदेश दे चाणक्य के लिए प्रवेश द्वार खुलवा दिया। वहां से निकलते समय चाणक्य भुजंग के सामने आए और बोले, इसमें क्षमा मांगने की क्या बात? आप तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे थे। मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही वो व्यक्ति आपके सामने हो और इससे पहले कि वो आपकी नाक के नीचे से निकले, आप उसकी पहचान कर उसे पकड़ ले। ये कह चाणक्य ने सेनापति को नमन किया और चेहरे पे दबी हुई मुस्कुराहट लिए बिना किसी भय के मगध के प्रवेश द्वार के बाहर निकल गए। पब्बत के द्वारा यह राजसी पत्र भिजवाना इस बात का सबूत था कि अब वो चाणक्य से शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई भी कदम लेने से पीछे नहीं हटेगा। एक और जहां आचार्य चाणक्य तक्षशिला के लिए जा चुके थे, वहीं राजकुमार पब्बत तक्षशिला जाने के लिए राजा धनानंद की आज्ञा लेने आज राजसभा में आया था। राजा धनानंद अपनी राजसभा में नृत्य और मदिरा में मग्न थे। अमात्य भी इस समय उनके पास ही बैठे थे।
राजकुमार पब्बत को राज्यसभा में आया देख अमात्य हैरान थे, क्योंकि आज से पहले कभी पब्बत राज्यसभा तो दूर खुद चलकर धनानंद के पास भी नहीं आया था। पब्बत को राज्यसभा में देख धनानंद ने नर्तकियों को रुकने के लिए कहा और पब्बत को देख बोले, आज मगध के राजकुमार रास्ता तो नहीं भटक गए। पब्बत ने अपने पिता धनानंद के स्तंज को नकार उनका अभिवादन किया और अपनी बात रखते हुए बोला, मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए तक्षशिला जाना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर धनानंद हंसने लगा और इशारे से दासी को उनके मुंह में मदिरा डालने के लिए कहा। दासी ने बड़ी कामुकता के साथ उनकी इच्छा अनुसार मदिरा का पूरा प्याला उनके मुंह में उड़ेल दिया। मदिरा पीने के बाद धनानंद ने कहा, जहां जा रहे हो जाओ, हमसे अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है। पब्बत बोला, क्योंकि आप मेरे पिता हैं और आपकी आज्ञा से ही मैं पढ़ने जाऊंगा। जहां एक और धनानंद को अब इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वहीं तक्षशिला का नाम सुनते ही अमात्य के कान खड़े हो चुके थे। पब्बत की बातों से उनका दिमाग चकरा गया, क्योंकि जो पुत्र अपने पिता की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, वो आज उनसे तक्षशिला जाने की अनुमति लेने आया था। धनानंद बोले, ठीक है, तुम जा सकते हो। वापस जाने के लिए पब्बत मुड़ाई था कि तभी अमात्य उसे रोकते हुए बोले, तक्षशिला जाने की क्या आवश्यकता है? क्या मगध के शिक्षकों पे तुम्हारा भरोसा नहीं रहा, या फिर तुम जानबूझकर मगध से दूर जाना चाहते हो? तक्षशिला में वो सब कुछ है जो मुझे कुशल शासक बना सकता है। यहां मगध में इतने ऐशो आराम के बीच रहकर शिक्षा ग्रहण करना आसान नहीं है। यह कहते हुए पब्बत ने अपने पिता की दासियों और वहां रखे मदिरा के प्यालों की तरफ इशारा कर दिया। अमात्य उसकी बातों का आशय समझ चुके थे, लेकिन वो उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। धनानंद अमात्य की तरफ देखते हुए बोला, अमात्य, ये जाना चाहता है तो जाने दीजिए, क्यों रोक रहे हैं इसे? अमात्य गंभीर स्वर में बोले, क्योंकि महाराज, तक्षशिला में वो कपटी आचार्य चाणक्य भी है और हमें इस बात का भय है कि वो राजकुमार पब्बत जैसे भोले राजकुमार को अपने जाल में फंसा उनका इस्तेमाल मगध शासन के विरुद्ध भी कर सकता है। अमात्य की बात सुनकर पब्बत के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने अपना डर अमात्य के सामने जाहिर नहीं होने दिया। उसी समय एक दास ने राज्यसभा में प्रवेश किया। राजा और अमात्य का अभिवादन कर वो बोला, महामंत्री जी, सुबह से शाम होने को आई, लेकिन चाणक्य का कुछ पता नहीं चला। सभी यात्रियों की पूरी तरह से जांच परख कर ली गई है और साथ ही पाटलिपुत्र के हर घर की भी तलाशी ले ली गई है, लेकिन कहीं भी चाणक्य का पता नहीं चला। सारे राजमार्ग बंद होने के कारण व्यापारियों के आवागमन में समस्या हो रही है। सेनापति जी का कहना है कि आप जल्दी इस बारे में कोई निर्णय लें। अमात्य को यह बात सुनकर झटका लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अगर चाणक्य यहां आया था तो कहां चला गया? दास की बात सुनकर पब्बत ने परिस्थिति को अपने अनुकूल करते हुए कहा, महामंत्री जी, क्योंकि चाणक्य आपका विरोधी है, महाराज का शत्रु है, तो अपनी शत्रुता के चलते क्या आप मुझे शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रखेंगे? क्या मैं जान सकता हूं कि मेरी शिक्षा का चाणक्य से क्या लेना देना है? मैं एक राजकुमार हूं और उच्च शिक्षा प्राप्त करना मेरा अधिकार, जिससे आप मुझे वंचित नहीं रख सकते। राजकुमार पब्बत के चेहरे पे दृढ़ता थी। उनकी बात अमात्य को तीर की तरह चुभी, लेकिन अब उसका विरोध करना उनके हित में नहीं था। इसलिए कुछ सोच वो तुरंत महाराज को संबोधित करते हुए बोले, महाराज, हम कभी नहीं चाहेंगे कि मगध के भावी राजा को उच्च शिक्षा से वंचित रखा जाए। राजकुमार पब्बत अगर तक्षशिला जाने का निर्णय ले ही चुके हैं तो अवश्य जाए। इनके जाने का सारा प्रबंध हम स्वयं करेंगे। हमें तो बस इनकी सुरक्षा की चिंता थी, इसलिए अगर आपकी अनुमति हो तो हम बस यही चाहते हैं कि तक्षशिला में युवराज आचार्य गजानन की देखरेख में ही शिक्षा ग्रहण करें। अमात्य की बात सुन धनानंद बोले, आप जैसा उचित समझे महामंत्री जी। यह सुन राजकुमार पब्बत कुछ ना बोल सका। अमात्य अपना दाव चल चुके थे। उसने एक बनावटी मुस्कान के साथ अमात्य और अपने पिता का अभिवादन करते हुए कहा, मेरा कार्य बस शिक्षा ग्रहण करना है, बाकी जैसा आप उचित समझे, और वहां से निकल गया। शक्टार को पकड़वा के जहां अमात्य का एक दाव सही पड़ा था, वहीं चाणक्य का मगध प्रवेश कर गायब होना और पब्बत का तक्षशिला जाने का निर्णय, दोनों ही घटनाओं ने उन्हें एक बार फिर अपनी हार का सामना करा दिया था।
इन्हीं सब विचारों में उलझे अमात्य अपने आप से क्रोधित हो अपने कक्ष में टहल रहे थे। उनके साथ सेनापति भुजंग भी थे, जो वहीं बैठकर मदिरा का पान कर रहे थे। कुछ सोचते हुए अमात्य बोले, ऐसा भला कैसे हो सकता है? कहां जा सकता है चाणक्य? जमीन निगल गई या आसमान खा गया उसे? सेनापति को अमात्य की चिंता समझ आ रही थी, पर उनके पास इसका कोई हल नहीं था। उन्होंने महामंत्री के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, लेकिन महामंत्री जी, हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि चाणक्य मगध आया था। सिर्फ राजहंस की बातों पर विश्वास करके हमने अपना बहुत सा समय नष्ट कर दिया। क्या प्रमाण है कि वो जो कह रहा है वो सत्य है? राजहंस का नाम सुन जैसे अमात्य के गुस्से का पारा आसमान चढ़ गया और क्रोध में आदेश देते हुए बोले, राजहंस को मेरे सामने लेकर आओ। अमात्य के आदेश पर थोड़ी देर में सैनिक बेड़ियों में जकड़े राजहंस को उनके सामने लेकर आए। राजहंस को देखते ही अमात्य क्रोध में तलवार निकाल राजहंस की तरफ बढ़े और बोले, सत्य बताओ, क्या सच में चाणक्य मगध आया था? उनके हाथ में तलवार देख राजहंस सहम गया। मृत्यु का भय उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। वो अमात्य के चरणों में गिर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं सत्य कह रहा हूं महामंत्री जी। आचार्य गजानन ने स्वयं अपने कानों से सुना था कि चाणक्य ने तक्षशिला के कुलपति से मगध आने के लिए छुट्टी मांगी थी। मैं सत्य कह रहा हूं। लेकिन अमात्य का गुस्सा अभी भी सातवें आसमान पर था। वो गरजते हुए बोले, लेकिन चाणक्य तो यहां आया ही नहीं। तुमने हमें झूठी सूचना देकर बस हमारा समय नष्ट किया और कुछ नहीं। राजहंस रोते रोते ही बोला, मैंने कोई झूठ नहीं बोला महामंत्री जी, और ना ही मेरे आचार्य झूठे हैं। उन्होंने कहा था तो चाणक्य अवश्य यहां आया होगा। राजहंस के मुंह से चाणक्य का नाम एक बार फिर सुन अमात्य अपना आपा मानो खो बैठे और चिल्लाए, चाणक्य चाणक्य चाणक्य! बहुत हो गया उस दरिद्र का गुणगान। क्षमा नहीं, मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें। इतना कहकर अमात्य ने तलवार हवा में उठा सीधा राजहंस की गर्दन पर रख दी। डर के मारे राजहंस ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। उसे अपनी मृत्यु साक्षात अपने सामने दिखाई दे रही थी। उसे लगा था अमात्य उसे आज मार ही डालेंगे, लेकिन कुछ देर तक जब कुछ नहीं हुआ तो उसने डरते डरते धीरे से अपनी आंखें खोली। अमात्य और सेनापति भुजंग सामने खड़े हंस रहे थे। राजहंस अभी भी डर के मारे कांप रहा था। उसकी ऐसी दशा देख अमात्य की हंसी नहीं रुक रही थी। अमात्य ने तलवार एक तरफ फेंक दी और फिर प्यार से राजहंस के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मुझे तुम्हारी इस दशा पर दया आ गई है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये सुनते ही राजहंस ने राहत की सांस ली और वो अमात्य के पैरों पर गिरकर बोला, आप धन्य हैं महामंत्री जी, आप धन्य हैं। अपने चेहरे पे कुटिल मुस्कान लिए अमात्य बोले, लेकिन अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूं तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मैं इस राज्य का मंत्री हूं और घाटे का सौदा करना मेरे व्यक्तित्व और पद दोनों को शोभा नहीं देता। यह सुन राजहंस तपाक से बोला, आप जो कहेंगे महामंत्री जी मैं करूंगा। यह सुनकर अमात्य ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, तुम भला मेरे क्या काम आ सकते हो? ना तो तुम किसी राज्य के मंत्री हो, ना ही किसी राज्य के सैनिक। तुम तो तक्षशिला के आचार्य के साधारण से शिष्य हो। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तक्षशिला में भी तुम्हें भला कौन जानता होगा? अमात्य की बात सुनकर राजहंस बोला, सत्य है, तक्षशिला शायद मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन मैं तक्षशिला को अच्छे से जानता हूं, वहां के हर भेद से परिचित हूं। यह सुनते ही अमात्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनका दाव बिल्कुल ठीक लगा था। अमात्य गंभीर होते हुए बोले, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक शर्त पे जीवन दान दे सकता हूं। कहिए महामंत्री जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? डरते डरते राजहंस ने बोला। अमात्य उसकी तरफ देखते हुए बोले, तुम्हें तक्षशिला में मेरी आंख और कान बनकर चाणक्य और राजकुमार पब्बत पर दृष्टि जमाए रखनी होगी। वो क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनके एक एक पल की खबर तुम्हें मुझ तक पहुंचानी होगी। बोलो, कर पाओगे ये? ऐसा ही होगा महामंत्री जी, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। राजहंस हाथ जोड़ते हुए बोला।
अब अमात्य ने उसकी आंखों में आंख डाल चेतावनी देते हुए बोले, ध्यान रहे, अगर दोबारा तुमने मेरे साथ गद्दारी करने की सोची भी तो मैं नगर के बीचों बीच तुम्हारी खाल खिंचवा कर उसमें भूसा भरवा दूंगा। यह सुन राजहंस कांपते हुए बोला, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। अमात्य का इशारा पाते ही राजहंस वहां से निकल गया। उसके जाते ही सेनापति भुजंग बोले, महामंत्री जी, आपने उसे जीवन दान दे दिया, लेकिन क्या प्रमाण है कि वो जो कह रहा है वो सत्य है? अमात्य मुस्कुराते हुए बोले, मैं पहले ही एक सैनिक को तक्षशिला भेजकर इस बात की जांच करवा चुका हूं कि यह आचार्य गजानन का शिष्य है या नहीं। यह सुनकर सेनापति भुजंग आश्चर्य में बोले, इसका मतलब तो यही हुआ कि चाणक्य भी यहां आया था। अमात्य गुस्से में दांत पीसते हुए बोले, आया था और बचकर निकल भी गया, लेकिन कब तक बचेगा वो? एक ना एक दिन चाणक्य की गर्दन होगी और मेरी तलवार। ये बोलते वक्त अमात्य की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। मगध से कोसों दूर तक्षशिला में आचार्य गजानन प्रतिदिन की भांति अपनी कक्षा की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि चंद्रगुप्त दबे पांव कहीं जा रहा था। उसे इस तरह सबकी दृष्टि से बचते हुए चुपचाप कहीं जाते देख आचार्य गजानन को उसमें संदेह हुआ। वो खुद में ही बात करते हुए बोले, ये कक्षा छोड़कर कहां जा रहा है, और वो भी दबे पांव? अवश्य कोई गड़बड़ है, मुझे पता करना होगा। आचार्य गजानन अपनी कक्षा छोड़ चंद्रगुप्त के पीछे चले गए। गजानन यह देख हैरान रह गए कि चंद्रगुप्त प्रशासनिक कक्ष के भीतर प्रवेश कर गया, जबकि किसी भी छात्र को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। प्रशासनिक कक्ष में अगर कोई प्रवेश कर सकता था तो वो थे तक्षशिला के आचार्य, क्योंकि वहां उनके विशेष शोध पत्र और सामान रखे गए थे। आचार्य गजानन ने कक्ष के बाहर से छिपकर देखा तो चंद्रगुप्त एक अलमारी पे चाबी लगा उसे खोलने का प्रयास करता हुआ दिखा। यह देख आचार्य गजानन का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वो तुरंत ही अंदर प्रवेश कर गए और चंद्रगुप्त के सामने आ खड़े हुए। आचार्य गजानन को यूं सामने देख चंद्रगुप्त के चेहरे का रंग उड़ गया। गुस्से में खौलते हुए आचार्य गजानन बोले, तुम्हें आज कोई नहीं बचा पाएगा। मैंने स्वयं तुम्हें चोरी करते पकड़ा है। आज तुम्हें इस तक्षशिला से निकलवा कर रहूंगा। और यह कहकर आचार्य गजानन उसे खींचते हुए उस कक्ष से बाहर ले गए। तक्षशिला में कुलपति अन्य आचार्यों के साथ किसी विशेष कार्य पर मंत्रणा कर रहे थे। तभी क्रोध से भरे आचार्य गजानन ने चंद्रगुप्त के साथ उस सभा में प्रवेश किया और भरी सभा में चंद्रगुप्त को कुलपति के सामने धक्का दे दिया। उनकी इस हरकत पर हर कोई अचंभित रह गया। इससे पहले कुलपति कुछ पूछ पाते, गजानन क्रोध में गरजते हुए बोले, कुलपति महोदय, मैं चाहता हूं इस लड़के चंद्रगुप्त को इसी समय तक्षशिला से निष्कासित कर दिया जाए। ये सुन कुलपति महोदय और वहां उपस्थित सभी आचार्य आश्चर्यचकित रह गए। कुलपति ने आचार्य गजानन को समझाते हुए कहा, शांत आचार्य, शांत। आप तक्षशिला के आचार्य हैं और इस तरह का क्रोध आप पर शोभा नहीं देता। यह सुन आचार्य गजानन भड़कते हुए बोले, शोभा तो यह भी नहीं देता कि ऐसा निर्लज्ज छात्र तक्षशिला में पढ़े और हम इसकी हरकतों को नजरअंदाज करते रहें। क्या किया है इसने? कुलपति महोदय ने चंद्रगुप्त की तरफ देखते हुए पूछा। क्या किया है? यह पूछे क्या नहीं किया है इसने? कुलपति महोदय, इसने आज दुष्टता की सारी सीमाएं लांघ दी। इसने वो किया है जो करने के बारे में तक्षशिला का कोई छात्र सोच भी नहीं सकता। तभी एक आचार्य ने असमंजस में पूछा, आखिर बात क्या है आचार्य गजानन? साफ साफ कहिए, किया क्या है चंद्रगुप्त ने? इसने तक्षशिला की शिक्षा और यहां के आचार्यों का मजाक बनाकर रख दिया है। यहां के नियमों को ताक पर रख इसने साबित कर दिया है कि यह तक्षशिला जैसे पवित्र स्थान के लिए बना ही नहीं है। इसने वो किया है जो कोई भी सभ्य व्यक्ति या बालक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसने प्रशासनिक कक्ष से चोरी की है। एक चोर है ये। यह सुन वहां मौजूद सभी आचार्य दंग रह गए और अपने अपने स्थान से खड़े हो आपस में खुसर पुसर करने लगे। अपने ऊपर लग रहे आरोप को चंद्रगुप्त मौन होकर सुन रहा था।
वो सभा में सर झुकाए खड़ा था और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। कुलपति महोदय ने सबको शांत रहने को कहा और चंद्रगुप्त की तरफ देख कठोर स्वर में पूछा, आचार्य गजानन जो कह रहे हैं, क्या वो सही है? क्या तुमने सच में चोरी की है? चंद्रगुप्त धीमी आवाज में बोला, जी कुलपति महोदय। उसकी बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी आचार्य दंग रह गए। गजानन के चेहरे पर चमक आ गई। वो कुलपति की तरफ देखते हुए बोले, देखा कुलपति महोदय, आपने देखा कितना निर्लज्ज बालक है ये। स्वयं ही अपनी चोरी स्वीकार कर रहा है। तक्षशिला के सम्मानित आचार्यों के सामने मेरी विनती है कि बिना देरी किए इसे तुरंत ही यहां से निष्कासित किया जाए। कुलपति महोदय को विश्वास नहीं हो रहा था कि चंद्रगुप्त चोरी कर सकता है, क्योंकि आचार्य चाणक्य जैसा दूरदृष्टि रखने वाला व्यक्ति एक चोर बालक को कभी तक्षशिला में लेकर नहीं आ सकता था। लेकिन चंद्रगुप्त तो स्वयं ही अपना अपराध स्वीकार कर रहा था, इसलिए संदेह की कोई बात ही नहीं थी। ना चाहते हुए भी कुलपति महोदय को आचार्य गजानन की बात माननी ही पड़ी। वो समस्त सभा को संबोधित करते हुए बोले, क्योंकि चंद्रगुप्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, इसलिए उसे अभी के अभी तक्षशिला से निष्कासित किया जाता है। यह सुनते ही चंद्रगुप्त के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो दीनहीन दृष्टि से कुलपति की तरफ देखने लगा। कुलपति का फैसला सुनकर आचार्य गजानन मन ही मन मुस्कुरा उठे, क्योंकि उन्हें अपनी जीत पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। कुलपति महोदय आगे बोले, चंद्रगुप्त, तुम इसी समय, इसी क्षण तक्षशिला के बाहर चले जाओ। तभी सभा में एक भारी आवाज गूंजी, रुकिए कुलपति महोदय। सबने आवाज की दिशा में देखा तो आचार्य चाणक्य भवन के द्वार पर खड़े थे। भारी कदमों के साथ चाणक्य ने सभा में प्रवेश किया और कुलपति महोदय को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आचार्य चाणक्य को आया देख चंद्रगुप्त ने सम्मान सहित उनको प्रणाम किया, उनके पैरों में गिर पड़ा। आचार्य चाणक्य ने उसे उठाया और प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा और आचार्य गजानन की तरफ देखा। आचार्य गजानन चाणक्य को जीवित देखकर हैरान थे। उन्होंने अपने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली और मन में सोचते हुए बोले, बचकर आ गया पर कोई बात नहीं, आज उसके शिष्य को कोई नहीं बचा पाएगा। आचार्य गजानन चाणक्य की तरफ देखते हुए बोले, अच्छा हुआ आप आ गए आचार्य चाणक्य। देख रहे हैं आपका यह भावी सम्राट एक चोर है। आप एक चोर को तक्षशिला लेकर आए हैं और इसे लेकर आप भारतवर्ष का निर्माण सोच रहे हैं। आचार्य गजानन के तीखे शब्द विष लगे तीर की तरह आचार्य चाणक्य को चुभे। चाणक्य कठोर स्वर में बोले, मैं चंद्रगुप्त को दंड अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि चंद्रगुप्त ने क्या चोरी किया और किन परिस्थितियों में किया, क्योंकि न्याय सिर्फ एक पक्ष की बात सुनकर नहीं किया जा सकता। न्याय की पहली परिभाषा यही है कि गलती से भी कोई निर्दोष दंडित ना होने पाए। ऐसा कह चाणक्य ने चंद्रगुप्त से प्रश्न करते हुए कहा, तुमने आचार्यों के प्रशासनिक कक्ष से क्या चोरी किया? चंद्रगुप्त ने एक चाबी निकालकर कुलपति के सामने रख दी। उस चाबी को देखकर एक आचार्य ने आश्चर्य में कहा, यह तो उस अलमारी की चाबी है जिसमें आचार्य भृगु के वर्षों की मेहनत द्वारा लिखे गए शोध पत्र रखे हुए हैं। लेकिन यह चाबी तो प्रशासनिक कक्ष के रक्षा सैनिक के पास होती है, तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? आचार्य भृगुनंद भी वहीं मौजूद थे और वो भी ये देख हैरान थे। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त की तरफ देखते हुए बोले, कहो चंद्रगुप्त, ये चाबी कहां से प्राप्त हुई तुम्हें? चंद्रगुप्त दबी आवाज में बोला, मैंने ये चाबी रक्षा सैनिक के चाबियों के गुच्छे से चुराई है। यह सुनते ही सब हैरान रह गए। चाणक्य ने आगे प्रश्न करते हुए कहा, और ऐसा तुमने क्यों किया? चंद्रगुप्त अपना पक्ष रखते हुए बोले, आचार्य भृगुनंद के शोध पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो वर्षों की मेहनत के पश्चात जो शोध पत्र उन्होंने तैयार किए हैं वो नष्ट कर दिए जाते।
चंद्रगुप्त की बात सुनकर आचार्य भृगुनंद आश्चर्य में बोले, ये क्या कह रहे हो चंद्रगुप्त? भला मेरे शोध पत्रों को कौन नष्ट करता? चंद्रगुप्त उनकी तरफ देखते हुए बोला, ये मैं नहीं जानता आचार्य, लेकिन आपके ही शोध पत्रों को सुरक्षित करने के लिए मैंने इस चाबी की चोरी की। यह सुन आचार्य गजानन फड़कते हुए बोले, झूठ की भी एक सीमा होती है, लेकिन इसके झूठ की तो कोई सीमा ही नहीं है। इसे यह पता है कि कोई आचार्य भृगु के शोध पत्र नष्ट करना चाहता था, लेकिन वो कौन है यह इसे नहीं पता। आश्चर्य। उसकी बात सुनकर चाणक्य बोले, शांत आचार्य गजानन, चंद्रगुप्त सत्य कह रहा है या नहीं, इसका प्रमाण अभी मिल जाएगा। और फिर ऊंचे स्वर में चाणक्य ने किसी को आवाज लगाते हुए कहा, सूरजमल, उन्हें ले आओ। उनकी आवाज सुनकर सूरजमल दो व्यक्तियों को अपने साथ लेकर आया और उसने उन्हें कुलपति के सामने खड़ा कर दिया। सभी ने उन्हें ध्यान से देखा। उनमें से एक प्रशासनिक कक्ष का रक्षा सैनिक था और दूसरा व्यक्ति आचार्य भृगुनंद का पुराना शिष्य धुंधमाली था, जिसे अपने गलत कामों के चलते आचार्य भृगुनंद द्वारा तक्षशिला से निष्कासित करवाया गया था। धुंधमाली को पहचानते ही आचार्य भृगुनंद कर्कश स्वर में बोले, धुंधमाली, तुम यहां क्या कर रहे हो? धुंधमाली से कुछ बोलते ना बन पड़ा। वो चुपचाप सर झुकाए खड़ा था। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की तरफ देख पूछा, तुम जानते हो इसे? चंद्रगुप्त बोला, हाँ, यही वो व्यक्ति है जो आचार्य भृगुनंद के शोध पत्र नष्ट करना चाहता था। यह सुनते ही सारी सभा हैरान हो गई। आचार्य भृगुनंद को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। गजानन को अपना पक्ष कमजोर पड़ता दिख रहा था, फिर भी वे बोले, तुम्हें कैसे पता? तब चंद्रगुप्त बोला, कल रात मेरे बिस्तर पे पानी गिरने के कारण वो गीला हो गया था। मैं रात्रि को घास का गट्ठर लेने बाहर आया तो मैंने इन्हें रक्षा सैनिकों को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देते हुए देखा। मैंने इन्हें पहले कभी तक्षशिला में नहीं देखा था, तो मुझे कुछ संदेह हुआ और मैं इनकी बातें सुनने लगा। तब मुझे पता चला कि ये व्यक्ति किसी कारण आचार्य भृगुनंद से प्रतिशोध लेना चाहता है, जिस कारण उनके वर्षों की मेहनत से लिखे गए शोध पत्र को नष्ट करना चाहता था। ये दोनों आज रात मिलकर इस काम को अंजाम देने वाले थे। क्योंकि आचार्य चाणक्य यहाँ नहीं थे, तो मैंने ये बात आचार्य सूरजमल को बता दी थी। लेकिन मुझे भय था कि कहीं ये लोग आज रात्रि से पहले ही शोध पत्र नष्ट ना कर दें। इसीलिए मैंने मौका पाकर रक्षा सैनिक के गुच्छे से ये चाबी चुरा ली। मैंने पुराने छात्रों से सुना था कि आचार्य काफी वर्षों से भयानक रोगों को ठीक करने वाली औषधियों पे शोध पत्र लिख रहे हैं, और मैं नहीं चाहता था कि उनकी मेहनत को कोई यूं नष्ट कर दे। इसीलिए आज ही मैं उन शोध पत्रों को कहीं सुरक्षित रखना चाहता था, लेकिन उससे पहले आचार्य गजानन ने मुझे पकड़ लिया। उसकी बात सुनकर सारी सभा चंद्रगुप्त के प्रति सहानुभूति जताने लगी। आचार्य भृगु ने उठकर चंद्र को गले से लगा लिया। अब चाणक्य कुलपति की तरफ देखते हुए बोले, कुलपति महोदय, नीति कहती है कि किसी की रक्षा के लिए बोला गया झूठ या कोई भी ऐसा गलत कार्य जो समाज के हित को ध्यान में रखकर किया गया हो, वो दंड योग्य नहीं है। चंद्रगुप्त ने जो किया वो आचार्य भृगु की वर्षों की मेहनत को सुरक्षित करने के लिए किया। अब निर्णय आपको करना है। कुलपति महोदय कुछ सोचते हुए बोले, प्रशासनिक कक्ष के रक्षा सैनिक को अभी के अभी उसके पद से मुक्त किया जाता है। धुंधमाली को इस अपराध के लिए राज्य सैनिकों को सौंपा जाए, और चंद्रगुप्त द्वारा किया गया कार्य प्रशंसनीय है, इसलिए उसे तक्षशिला से निकाला नहीं जाएगा। किंतु चोरी एक गलत बात है, इसलिए दंड स्वरूप चंद्रगुप्त को आज शाम तक्षशिला की गौशाला की सफाई करनी होगी। यह सभा यहीं समाप्त की जाती है। कुलपति महोदय का निर्णय सुन चंद्रगुप्त मुस्कुरा उठा। वहीं आचार्य गजानन मुंह फेरते हुए क्रोध में वहां से चले गए। इधर अमात्य से मिले जीवनदान के बाद राजहंस तेज कदमों से तक्षशिला की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में सैकड़ों विचार एक साथ घूम रहे थे। कभी वो चाणक्य के बारे में सोच क्रोधित हो रहा था, तो कभी अमात्य की चेतावनी के बारे में सोच घबरा रहा था। वो जल्द से जल्द तक्षशिला पहुंचना चाहता था। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कह रहा था, एक बार तक्षशिला पहुंच जाऊं, उसके बाद आचार्य चाणक्य को देख लूंगा।
उनकी वजह से जो सब मैंने झेला है उसका सूद समेत बदला लूंगा मैं उनसे। आचार्य चाणक्य के कारण उसे पाटलिपुत्र में काफी कष्ट सहने पड़े, जिसका रोष उसके चेहरे पे स्पष्ट दिख रहा था। वो अपनी धुन में इतना मग्न था कि कब उसका पांव जमीन में बिछे हुए गुप्त जाल पर पड़ गया वो समझ ही नहीं पाया, और अगले ही पल वो रस्सियों के बुने एक जाल में कैद था। वो जाल एक पेड़ की मजबूत टहनी से लटक रहा था। यह सब इतना अचानक हुआ कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो जाल से बाहर निकलने के लिए बिन पानी की मछली की तरह फड़फड़ाने लगा, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं। तभी एक तरफ से कुछ कबीले वाले हंसते हुए उसके सामने आए। उन्हें देख राजहंस परेशानी में चिल्लाया, जल्दी से आजाद करो मुझे। तुम लोगों ने जानवरों के शिकार के लिए जो जाल बिछाया था, देखो गलती से इसमें मैं फंस गया। उसे जाल में फड़फड़ाते देख एक कबीले वाला बोला, यह जाल जानवरों को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि तुझे पकड़ने के लिए बिछाया गया था। यह सुनकर राजहंस के होश उड़ गए। वो एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। वो घबराहट में चिल्लाते हुए बोला, भला तुम लोगों से मेरी क्या दुश्मनी है? अरे जल्दी से आजाद करो मुझे। लेकिन उसकी बातों का उन कबीले वालों पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने आपस में मंद स्वर में कुछ बात की और फिर राजहंस को अपने साथ लेकर कबीले की तरफ चल दिए। अरे कहां ले जा रहे हो मुझे? कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को? राजहंस चिल्लाए जा रहा था, लेकिन जैसे कबीले वालों तक उसकी आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। वो उसे जाल में ही कैद किए हुए कबीले में ले आए। कबीले में पहुंच वो लोग राजहंस को तांबी के सामने लेकर आए। ये वही तांबी था जिसके पुत्र को चाणक्य और चंद्रगुप्त ने बचाया था। तांबी के सामने पहुंच राजहंस ने जब उसे पकड़ने का कारण पूछा तो तांबी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें तो बस तुम्हें पकड़ने का आदेश मिला था। क्यों का जवाब आचार्य चाणक्य ही दे पाएंगे। आचार्य चाणक्य का नाम सुनकर राजहंस के चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। वो समझ गया कि आचार्य चाणक्य से शत्रुता लेने का हर्जाना है ये। पाटलिपुत्र में राजकुमार पब्बत के तक्षशिला जाने की सभी तैयारियां हो चुकी थी। राजकुमार पब्बत ने अपनी माता के पैर छुए और एक दृष्टि अपने राजमहल की ओर देखा और अपने मन में संकल्प लेते हुए बोला, आज मैं जा रहा हूं ताकि एक कुशल शासक बनकर वापस लौट सकूं, और जिस दिन मैं वापस आऊंगा राजा धनानंद, उस दिन इस पूरे नंद वंश की फिर से स्थापना करूंगा और मैं बनूंगा इस पाटलिपुत्र, इस मगध का नया सम्राट। राजकुमार पब्बत की आंखों में एक संकल्प था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके संकल्प और स्वप्न के बीच कोई इंसान घात लगाए बैठा था, और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि अमात्य थे। अपने कक्ष में बैठे अमात्य एक विशेष सूचना पत्र को देख रहे थे कि तभी एक सैनिक ने प्रवेश किया। उसने अमात्य का अभिवादन करते हुए कहा, कहिए महामंत्री जी, मेरे लायक क्या सेवा है? उस सैनिक की तरफ देखते हुए अमात्य बोले, मालकेतु, तुम मेरे विश्वास पात्र गुप्तचरों में से एक हो। तुम्हें मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपने जा रहा हूं। तुम राजकुमार पब्बत के साथ तक्षशिला जाओगे और वहां उन पर कड़ी दृष्टि जमा कर रखोगे। साथ ही वहां राजहंस नामक एक ब्राह्मण भी है जिसे हमने तक्षशिला में आचार्य चाणक्य की गतिविधियों पर दृष्टि जमाए रखने के लिए भेजा है। यदि वो ब्राह्मण कुछ भी गड़बड़ करता है या मेरे विरुद्ध जाने का प्रयास करता है तो उसे मृत्यु के पास पहुंचाना तुम्हारा दायित्व है। मालकेतु आश्वासन देते हुए बोला, आप चिंता ना करें महामंत्री जी, आपके कहे अनुसार ही कार्य होगा। और ये बोल वो वहां से निकल गया। अमात्य खुद में बात करते हुए बोले, बस एक सही चाल शंभुनाथ और चाणक्य दोनों को रास्ते से हटा देगी। मुझे अब बस उसी चाल पे काम करना होगा। तक्षशिला के मैदान में सभी छात्र युद्ध कला के अभ्यास में लगे हुए थे। आचार्य श्वेतांग सब पर अपनी दृष्टि जमाए हुए थे। उनके साथ आचार्य चाणक्य भी वहीं मौजूद थे। तभी तक्षशिला के द्वार पे शंख ध्वनि सुनाई दी। उस शंख ध्वनि के बजते ही सभी छात्र युद्ध कला का अभ्यास छोड़ उत्सुकतावश द्वार की तरफ देखने लगे। चंद्रगुप्त ने अपने पास खड़े छात्र से पूछा, यह शंख ध्वनि क्यों की जा रही है? उस छात्र ने उत्तर देते हुए कहा, अवश्य ही कोई सम्राट पुत्र तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने आया है।
जब भी किसी सम्राट का पुत्र तक्षशिला में प्रथम दिवस प्रवेश करता है तो शंख ध्वनि बजाकर ही उसका स्वागत किया जाता है। थोड़ी ही देर में तक्षशिला का द्वार खुला। राजकुमार पब्बत का रथ तक्षशिला में प्रवेश कर गया। रथ पे बैठे पब्बत को देख आचार्य चाणक्य के चेहरे पे चमक आ गई। उनकी एक बड़ी चाल कामयाब हो गई। आचार्य गजानन एक नए युवराज को यूं अचानक आता देख हैरान रह गए और आचार्य मेघनाथ की तरफ देखते हुए बोले, ये नया राजकुमार कौन है? आचार्य मेघनाथ ने पब्बत की तरफ देखते हुए जवाब दिया, यह मगध के सम्राट धनानंद का पुत्र पब्बत है। यह सुनते ही आचार्य गजानन की आंखों में चमक आ गई। अपने रथ से उतर पब्बत धीमे कदमों से आचार्य चाणक्य की तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ आता देख आचार्य चाणक्य मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सब लोग अचंभित थे कि राजकुमार पब्बत आचार्य चाणक्य की तरफ क्यों बढ़ रहा है। क्या वो उनका अभिवादन करेगा या फिर? सब लोग अपने मन में कयास लगा ही रहे थे कि तभी राजकुमार पब्बत आचार्य चाणक्य के पास पहुंच उनके किनारे से निकल सीधे जाकर आचार्य गजानन के सामने खड़ा हो गया और उनके पैरों में गिरकर प्रणाम करते हुए बोला, मुझे आशीर्वाद दीजिए आचार्य गजानन। सम्राट धनानंद के पुत्र को अपने चरणों में पड़ा देख आचार्य गजानन की खुशी की तो सीमा ही नहीं रही। उन्होंने राजकुमार को उठाकर अपने गले से लगा लिया